प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द चैप्टर। पिछले अनुभाग में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा और जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने ये भी कहा कि पचने के बाद जो भोजन है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे घटकों में तोड़ दिया जाता है और वो घटक खून के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं। ऐसे ही श्वसन के बाद जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है वो खून के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और वापस उत्सर्जित पदार्थों को भी खून ही हमारे शरीर से इकट्ठा करके उत्सर्जनीय अंगों तक लेकर के आता है। तो यहाँ हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ें, खून के घटकों के बारे में पढ़ें और खून के बारे में पढ़ें क्या है। तो प्यारे बच्चों, खून हमारे शरीर में एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और तरल संयोजी ऊतक है और पूरे शरीर को ये कनेक्ट करता है, सारे शरीर में घूमता रहता है, इसलिए पूरे शरीर में ये कनेक्शन देता है, हर कोशिका को दूसरी कोशिका के साथ जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ एक प्रकार से। हमारे शरीर में जो बॉडी फ्लूइड है पूरा, जिसमें पानी भी है, अन्य द्रव भी हैं और खून भी है, तो जो पूरा फ्लूइड है, पूरा जो तरल है, उसमें से जो ब्लड है यानी कि जो खून है वो पूरे तरल का लगभग 8% हिस्सा होता है और बाकी जो तरल पदार्थ हैं वो 92% बॉडी में है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड है और ये जो ब्लड है इसकी कंपोजिशन आगे क्या है, इसके घटक क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। तो जो रक्त है उसके 2 भाग हो सकते हैं और ये जो 2 भाग हैं वो है, पहला है प्लाज्मा, जिसका जिक्र आजकल चल रहा है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, प्लाज्मा थेरेपी नाम से, कि जो पेशेंट कोरोना से एक बार संक्रमित हो चुके हैं उनका प्लाज्मा दूसरे पेशेंट में लगाया जाता है और ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है जब हमारे पास कोई और विकल्प उपलब्ध ना हो और ट्राई करके देखा जाता है कि क्या वो उनको ठीक कर पाएगा। तो एक कंपोनेंट हो गया प्लाज्मा और दूसरा कंपोनेंट है यहाँ कणिकाएं यानी कि कोशिकाएं। मुख्यतः कोशिकाओं में कौन सी 3 मुख्य कोशिकाएं हमारे जो ब्लड है उसके अंदर होती हैं। पहली है लाल रक्त कोशिका, दूसरी है श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। अब कणिकाओं के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये तीनों कणिकाएं या कोशिकाएं जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास है एरिथ्रोसाइट यानी कि लाल रक्त कोशिका। ये सबसे ज़्यादा होती है, 4.2 से 6.2 मिलियन। उसके बाद ज़्यादा मात्रा में हमारे पास होती है प्लेटलेट्स, 1,40,000 से लगभग 3,40,000 तक। और तीसरे नंबर पर आती है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे खून में लगभग 5,000 से 10,000 होनी चाहिए। तो ये एक छोटी मात्रा है ब्लड की जिसमें ये मौजूद होती है 1 mm³ ऑफ ब्लड। और इतना सारा जो बताया है ये लगभग आपको तुलना करने के लिए बताया है कि कौन सी कोशिका ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ब्लड के 2 हिस्से, एक प्लाज्मा, दूसरा कोशिकाएं, और कोशिकाओं में मुख्यतः 3 कोशिकाएं। कौन सी? पहली लाल रक्त कोशिका, दूसरी श्वेत रक्त कोशिका और तीसरी प्लेटलेट्स। जो ल्यूकोसाइट्स है यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो आगे कई भागों में कन्वर्ट होती हैं। आगे उसके कई प्रकार हैं जिनमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। तो ये 4-5 प्रकार ल्यूकोसाइट्स के होते हैं, श्वेत रक्त कोशिका के होते हैं। जो श्वेत रक्त कोशिका है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। जो प्लेटलेट्स हैं यानी कि बिंबाणु हैं वो हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने में, कि जब हमें चोट लग जाती है
तो हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में रक्त बाहर ना निकले, उसका स्राव ना हो, उसके लिए कार्य करती है। तीसरा है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और यह एक ऐसा वर्णक है, ऐसा पिगमेंट है जो खून में ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाने में खून के द्वारा सहायता करता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर में वो मुख्यतः क्या काम करता है, वह गैसों को वहन करने का कार्य करता है और मुख्यतः कौन सी गैस को, ऑक्सीजन को। यानी कि खून के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाने का मुख्य जिम्मा किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास है। तो आरबीसी में ये एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि यदि केवल विसरण के द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचे, बिल्कुल लास्ट में हमने सुना था, तो क्या होगा कि हमारे फेफड़ों से अंगूठे तक पहुँचने में 3 साल का वक्त लगेगा ऑक्सीजन को। तो इस प्रक्रिया को, जो इतनी लंबी प्रक्रिया है, 3 साल की जो प्रक्रिया है, इसको चंद समय में करने का जो कार्य है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसलिए ये श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इस हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो हीमोग्लोबिन का स्तर हमारे खून में एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो महिलाओं में 12 से 15 और जो पुरुष हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा 13 से 17 तक होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है यदि ये कम हो जाए तो क्या होगा? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है हमारे शरीर में, यानी कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति नहीं होगी, जिसकी वजह से एक रोग होता है, कौन सा, अनीमिया। तो अनीमिया रोग किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और जब इस प्रकार की दिक्कत होती है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में कई लक्षण आते हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या, अनिद्रा, यानी कि नींद सही तरीके से नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, सांस फूलने लग जाती है, पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, बॉडी टेम्परेचर, त्वचा का जो तापमान है वो थोड़ा कम रहने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो मुख्यतः क्या है, चक्कर आना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन होना, थकावट जल्दी महसूस होना, सांस का फूलना, ये मुख्य लक्षण है हीमोग्लोबिन से संबंधित। तो जब भी अनीमिया होता है तो ये मुख्य लक्षण हमारे शरीर में आते हैं। तो यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ गई है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है यानी कि जो ये प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में लौह तत्व की वजह से बनता है, यानी कि इसमें लौह धातु जुड़ती है जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, आयरन। तो हमें आयरन से संबंधित चीज़ें खानी चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा हो, उनका इस्तेमाल यदि करेंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में मेंटेन रह सकती है। अब आयरन से संबंधित जैसे नॉर्मली जो बताया जाता है वो है सेब, गुड़, जैगरी जिसको बोलते हैं, यानी कि गुड़ खाइए, सेब खाइए, दूध पर्याप्त मात्रा में पीजिए, पालक में आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ज़्यादा कमी होती है तो हमारे नागरिक हॉस्पिटल में आयरन की टैबलेट्स उपलब्ध हैं जो समय पर ली जानी चाहिए ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो नियंत्रित रखा जा सके।
ये तो था श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हमने पढ़ा कि जो ब्लड है उसके दो मुख्य भाग, एक प्लाज्मा और एक क्या, कणिकाएं। तो कणिकाओं में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। दूसरा हिस्सा है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ होती है? जो 55% हिस्सा प्लाज्मा है पूरे खून का, उस प्लाज्मा के 55% में, यानी कि अगर अकेले प्लाज्मा को देखें तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा होता है पानी का। हमारे प्लाज्मा में 92% पानी है। और कुछ दूसरे सोल्यूट्स का मतलब कुछ दूसरे खनिज पदार्थ हैं, जैसे कुछ आयंस मौजूद हैं, वो 1%। न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, ये सारे मिलकर 1% बनाते हैं। यानी कि हमारे प्लाज्मा का मुख्य भाग कौन है? वाटर है, पानी है 92%। और तीसरा जो मुख्य बात है वो प्लाज्मा में है प्रोटीन। और ये प्रोटीन कितने प्रतिशत है? 7%। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन है उनमें मुख्य प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, और अन्य बहुत सारे भी प्रोटीन होते हैं। ज़्यादातर हमारे ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। पर जो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है, जो 38% प्रोटीन का हिस्सा है। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। और प्लाज्मा में ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके आधार पर हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं। उसके अलावा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा रक्त के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में मुख्यतः आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।